नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए सेशन में जो हिंदी से संबंधित है और हिंदी भाषा में एक महत्वपूर्ण जो कहानी है ठाकुर का कुआं, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। और इस कहानी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस कहानी में आपको क्या क्या बातें हैं और किस प्रकार से ये कहानी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुंशी प्रेमचंद की बात करें अगर दोस्तों, तो आप देखे होंगे कि इनका जितनी भी कहानियां हैं सारी कहानियां आधुनिक काल की है और आधुनिक काल में आदर्श से भरा हुआ ये कहानी है। खास करके सामाजिक जीवन, कृषकों की स्थिति, आपके गरीबों की स्थिति, जात पात, छुआछूत, इन सभी पर इन्होंने बहुत ही प्रखर रूप से अपना आवाज रखी है और अपने कहानियों और अपने लेखनी के माध्यम से समाज के उन वर्गों के लिए न्याय प्रदान किया है। दोस्तों, ठाकुर का कुआं इसी संदर्भ में एक कहानी है प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ। और अगर आप इस कहानी को कहीं और खोजेंगे तो निश्चित तौर पर अलग अलग किताबों में मिल जाएगी, लेकिन अगर आप देखेंगे एक किताब है मानसरोवर जो कि प्रेमचंद द्वारा ही लिखी गई है, उसमें यह कहानी दी हुई है। अन्य कहानियां भी उसमें है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, जो सब्जेक्ट है उससे अलग थोड़ा सा प्रेमचंद के बारे में जान लेते हैं। इनका मूल नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का मूल नाम है मुंशी प्रेमचंद। इनके पूरा नाम क्या है? तो धनपत राय। पूछे जाते हैं प्रश्न, इसलिए लेखक के बारे में जानकारी आपको रखनी होगी। जन्म कब हुआ था? तो 31 जुलाई 1980 में। जन्म का स्थल क्या है? तो वाराणसी के लम्ही गांव में। वाराणसी के लम्ही गांव में इनका जन्म हुआ था और इनका जो मृत्यु है वह 8 अक्टूबर 1936 में हो गया था। 1936 में हो गया। इनके पिता का नाम अजायब राय थे और इनके माता का नाम आनंदी देवी। भाषा जो ये जानते थे उनमें हिंदी और उर्दू दोनों ही है और साथ में इनकी राष्ट्रीयता हिंदी है और मुख्य रचना जो गोदान है, गबन है, कर्मभूमि है, इस प्रकार की कई अन्य रचनाएं हैं। अगर हम इसे इस आधार पर देखेंगे तो मुंशी प्रेमचंद के नाम पर एक डाक टिकट भी जारी हो चुका है जो भारत सरकार ने जारी किया है प्रेमचंद के नाम से 1880 से 1936 के बीच में। जैसा कि इनका जन्म 1880 है और 1936 इनका जो आपका मृत्यु का समय है उसके बारे में दोनों चीज़ें लिखी गई है। राष्ट्रीयता भारतीय, ये अध्यापक थे पहले, लेखक और पत्रकार भी रहे। अवधि काल अगर इनका देखेंगे तो आधुनिक काल की माने जाते हैं। विद्या इन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा से ये आगे बढ़े हैं। इनके कहानी में क्या था? विषय सामाजिक विषय पर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया और कृषक जीवन पर बहुत ही ज़्यादा इन्होंने लिखा है। साहित्यिक अगर बात करेंगे तो इनका साहित्य आदर्श से परिपूर्ण था, यथार्थ से परिपूर्ण था, इसलिए इन्हें आदर्शवाद और यथार्थवाद के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ में इनका योगदान रहा है। इनके उल्लेखनीय जो लेख है गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, मानसरोवर, ये मुख्य कृति है। इसके बाद आप जैसे हम लोग देख रहे हैं आज ठाकुर का कुआं, तो ये ठाकुर का कुआं भी इनका बहुत ही प्रमुख जो लेख रहा है, यह ठाकुर का कुआं भी रहा है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद के बारे में जितनी भी चीज़ें आप आज तक जानते हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ में आज मैं चर्चा करूंगा और इन सभी बातों को यहाँ से लेके चलूंगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे ठाकुर का कुआं चैप्टर के बारे में और ठाकुर का कुआं में क्या क्या जो घटनाक्रम है उन सभी बातों को हम लोग देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के उस समय एक लोटा पानी के लिए आदमी तरस जाता था और सामने में पानी रहते हुए भी वहां से पानी नहीं ले पाते थे। आज हम लोग संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत अगर हम
अस्पृश्यता का अंत कहेंगे कि वो कर दिया गया है। परंतु उस काल में जब हम गुलाम थे, यानी कि 1936 के पहले का काल, जिस समय उनका निधन होने के पहले का अगर काल की बात करेंगे तो उस समय यह छुआछूत, जात पात बहुत ही चरम पर थी। दोस्तों, यहाँ पर कहानी के जो मुख्य पात्र आएंगे उनके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करते चलेंगे। तो सबसे पहले कहानी को समझ लेते हैं। कहानी का नाम है आपका ठाकुर का कुआं, और कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पर जो पहला पात्र है उनका नाम है जोखू। जोखू पहला पात्र यहाँ पर है, पहला पात्र कह सकते हैं जोखू। कहते हैं कि जोखू ने लोटा मुंह में लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। दूसरा पात्र है गंगी। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता। जोखू काम से लौटता है और काम से लौटने के बाद पानी मांगता है। उसकी जो गंगी है वह पानी लेके आती है, और पानी जैसे ही जोखू अपना मुंह में डालता है तो बड़ा ही दुर्गंध आता है पानी से। तो वह कहता है गंगी से कि यह कैसा पानी है जिसमें इतने बदबू हैं, इससे वाला गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। बोले, गला मेरा सूख रहा है और तुम गंदी पानी हमको पिला रही है। अब बात यहां आता है कि पानी की जो समस्या थी उस समय बहुत ही ज्यादा थी और बहुत दूर से पानी लेके आना पड़ता था। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी और कुआं दूर था, इसलिए बार बार जाना मुश्किल भी था। वह पिछले दिन पानी, यानी कि कल वह पानी लाई थी तो उसमें बदबू बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब कल जब पानी लाई थी तो उसमें बदबू बिल्कुल भी नहीं थी, आज पानी में बदबू कैसी आ गई, सोच रही है। लोटा नाक से लगा के देखी तो सचमुच उसमें बदबू थी, यानी कि जोखू उसे परेशान नहीं कर रहा था, बदबू उसमें थी। और जब बदबू थी तो उन्होंने सोच लिया कि जरूर कोई जानवर जो है वह कुएं में गिर गया होगा और उसका मर गया होगा, जिसका बदबू जो है अभी यहाँ पर आ रही है, पानी में आ गई है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पानी एक दिन पहले ही लाया हुआ था, जिसे पीने के लिए जोखू बोलता है गंगी को। और गंगी को जब बोला जाता है कि पानी हमको चाहिए, तो पानी जब पीने देता है तो वो पानी बदबूदार होता है। लेकिन इसके पहले दिन जब पानी लाया गया था तो वह पानी बदबूदार नहीं था। तो उसको लगता है गंगी को कि हो सकता है कुछ जानवर मर गया होगा, इसलिए पानी बदबूदार हुआ। अब तो बदबू है, तब करे क्या, वो पानी तो पिया नहीं जा सकता है। उसके बाद वो कहता है कि पानी मैं लेके आता हूं। बोले, कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहां से। अब सवाल ये आ गया कि अब दूसरा पानी कहां से लाया जाएगा। तो कहता है कि ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा। ठाकुर का कुआं सामने है, तो बोल रहा ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा, दूर से लोग डांट के भगा देंगे, यानी कि उनके जो लठेत हैं वे दूर से ही हम लोगों को भगा देंगे। साहू का कुआं भी है, गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा। यानी ठाकुर का कुआं और जो साहू का कुआं है, उस कुएं से इन लोगों को पानी नहीं मिलेगा। कहने का यहाँ तात्पर्य है कि ये जात पात का बात है, और यहाँ पर कुआं है लेकिन कुआं रजिस्टर्ड है किसके नाम पर, तो पहला है ठाकुर के नाम पर और दूसरा जो कुआं है वह साहू जी के यहाँ है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों कुआं पर किसी पर्सनल आदमी का हक है, और वह उस हक के द्वारा किसी को पानी भरने वहां पे नहीं देगा, यानी कि वह उसका अपना निजी कुआं है। कोई तीसरा कुआं गांव में नहीं है, यानी कि ये लोग पानी जो भरते थे वह गांव से बाहर अन्यत्र स्थान से पानी लेके आते हैं। बोले, जोखू कई दिनों से बीमार है। कुछ देर तक वह प्यास रोके चुपचाप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। जोखू थोड़ा बीमार है और वह बोल रहा है कि जिस टाइप का प्यास लगी है, इस समय मुझे कुछ भी करना हो लेकिन पानी चाहिए, चाहे वह पानी गंदी ही क्यों ना हो। दुर्गंध कर रहा है, मैं नाक बंद करके उसी को पी लूंगा, भलो उसमें जो भी खराबी हो, लेकिन मैं पी लूंगा। गांगी ने पानी न दिया, उसने कहा कि पानी तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि खराब पानी पीने से
बीमारी बढ़ जाएगी, इतना तो वो जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी चली जाती है। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि अगर पानी को उबाल दिया जाए तो उसकी गंध चली जाएगी। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन सा जानवर मरा है कुएं में, मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। गंगी कहती है कि कैसे पियोगे इस पानी को? कौन सा जानवर मरा है यह भी तो पता नहीं है, और अगर यह पता भी होता तब भी जानवर का मरा हुआ पानी में जो दुर्गंध है उसके आधार पर पीना मुश्किल था। कहती है मैं दूसरा पानी लेके आता हूँ। जोखू बड़ा ही चकित हो जाता है और आश्चर्य से पूछता है कि दूसरा पानी तू कहाँ से लाएगी? दूसरा पानी तू कहाँ से लाएगी? और कहता है पानी कहाँ से लाएगी तू? कहाँ जाएगी पानी लाने? ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो हैं, क्या 1 लोटा पानी न भरने देंगे? फिर गंगी बोलती है कि ठाकुर और साहू के यहाँ तो 2 कुआं है, क्या हमें 1 लोटा पानी भरने नहीं देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा। जोखू बोलता है कि हाथ पांव वहां पर तुड़वा आएगी लेकिन कुछ नहीं होगा, 1 लोटा भी पानी तुमको नहीं मिलेगा। 1 लोटा भी पानी तुमको नहीं मिलेगा। बैठ चुपके से ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। साहू जी पानी बेचते हैं, ठाकुर अपने लठेत के द्वारा उसका रखवाली करवाते हैं, और गरीबों का दर्द कोई नहीं समझता है कि पानी कहाँ से लेंगे। हम तो मर भी जाते हैं तो भी कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कांधा देने तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? एकदम परखर सामाजिक जो कलुषिता है और सामाजिक जो ताना बाना है उस पर प्रहार करते हुए वे लिखते हैं कि हम जब मर जाते हैं तो हमारे दरवाजे पर झांकने तक कोई नहीं आता है, ऐसे में तुम कैसे समझ रही है कि हम लोगों के लिए कोई पानी का व्यवस्था कर देगा या हमें कोई पानी देगा? ठाकुर का कुआं है तो उस कुएं में पानी अगर लेने जाएंगे तो वहां पर हाथ पैर तोड़ के पीटा जाएगा, और साहू जी के यहाँ अगर पानी लेने जाएंगे तो वह 1 का 5 लेगा, यानी कि जितना पानी देगा उससे कहीं ज्यादा हमको उसका हर्जाना पड़ेगा। कहते हमें कौन पानी देगा? गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने यह बदबूदार पानी पीने को नहीं दिया। वह कुछ नहीं बोली गंगी, और उन्होंने कहा कि इस बदबूदार पानी को तो मैं पीने नहीं दूंगा आपको। भलो आपको हमें जो करना पड़े या मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा, करूंगी, लेकिन इस पानी को मैं आपको पीने नहीं दूंगा। अब रखे रात के 9 बजे हैं, 9 PM एट नाइट। रात के 9 बजे थे, थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे और मैदानी भाषण मार रहे थे। वे मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना न रहा, ना मौका, कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। डायरेक्ट मैदान पे आके तो अब लड़ाई नहीं होता है, तो वही फेंका फेंकी बातें हो रही थी, कहानियां चल रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। एक मुकदमा हुआ था, इस बारे में चर्चा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि थानेदार रिश्वत लेके उसे वहां से निकाल देता है और वह केस भी नहीं निकालता है। कहते हैं कि कितनी अकलमंदी से एक मरके के मुकदमे की नकल ले आए, और नाजीर और मोहतमीन सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता तो कोई 100, यहाँ बिना पैसे कोड़ी नकल उड़ा दी है। कहने का मतलब है कि बिना पैसे कोई भी काम नहीं होता, बिना पैसे के कोड़ी के कोई काम नहीं होता है, बल्कि ठाकुर ने पैसा देके पूरा जो कॉपी है, जो नकल है, उसी को हटवा दिया और अपना काम निकाल लिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंच जाती है। कुप्पी की धुंधली रोशनी, कुप्पी कहने का मतलब है जो वहां पर लाइट जलता है, उसकी धुंधली रोशनी के बीच में कुएं पर आ रही थी और गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी कि इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकेंगे।
बोलता इस कुएं का पानी तो सब कोई पीता है, क्या मुझे नहीं मिलेगा? इस प्रकार के सोच रही है। वह ठाकुर के कुएं के पास जाके बैठी हुई है और सोच रही है। गंगी इस समय इतना ज्यादा परेशान थी कि उसका अंतर्मन एकदम विद्रोही हो चुका था। पानी जो कि आम जरूरत है, और अगर पानी पर पाबंदी लग जाए तो कितनी बड़ी समस्या आएगी, ये चीज को समझना है। तो उनका दिल जो है वह विद्रोही रिवाज का हो चुका था। पाबंदियां, मजबूरियां और चोटें करने लगा था अंदर में ही। हम क्यों नीच हैं? यहां सवाल बड़ा ही विचित्र है कि हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं। हम नीच कैसे हो गए और ये लोग ऊंच कैसे हो गए हैं? और अगर हम नीच हैं तो इतने नीच कैसे हो गए कि हमें किसी के कुएं से पानी भी भरने नहीं दिया जाए? बड़ा विचित्र सवाल है। मन के अंदर की गहराई पर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह ऊंच नीच का भेदभाव जो है यह कितना बड़ा मानसिक भेदभाव के रूप में यहां पर दिख रहा है। दोस्तों, यही भेदभाव के कारण वह अपने मन में सोच रही है कि ये लोग क्या कर्म किए हैं जो कि ये लोग उच्च कोटि में आ गए, और हमने क्या गलती की है जो हम निम्न हो गए या नीच जात हो गए। इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहां तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया था। मन में उसकी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि यही वो ठाकुर है जो गडरिया का भेड़ चुराया और भेड़ चुरा के उसको मार के खा भी लिया और कोई कुछ नहीं कर पाया। यही लोग हैं जो जाल फरेबी करते हैं, यही लोग हैं जो केस मुकदमे करवाते हैं। फिर ये कैसे ऊंच हो गए और हम कैसे निम्न हो गए? ये उसके मन में बहुत तरह की हिलोरे मारने वाली सवालें आने लगी थी। और यही सवालों के बीच में वह सोच रहा था कि क्या इन्हीं पंडितों के घर में 12 मास जुआ होता है? यही साहू जी के घी से तेल को मिलाकर बेचते हैं। हम तो कुछ नहीं करते, ये इसलिए बड़े हैं। जरा सोचिए, मन में सोचिए कि उस समय की परिस्थिति किस प्रकार से रही होगी कि यही साहू है जो तेल और घी को मिला के घी के भाव में बेच देते हैं, और यही लोग हैं जहां 12 महीने पंडित जी पूजा करते हैं। काम करा लेते हैं, मजदूरी नहीं देते हैं। बोले काम करा लेते हैं और उचित मजदूरी भी नहीं देते हैं। साथ साथ में किसी किसी के किस किस के बात में हमें ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूं तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है, परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। बोल रही है कि कभी गांव में अगर घूमने आ जाते हैं तो सबकी लालची निगाहें एक औरत को देखती है। उस समय ऊंच नीच नहीं होता है, लेकिन जब यही लोग आ जाते हैं अपने ई में, तब उनको घमंड सताने लगता है और सबके छाती में सांप लौटने लगते हैं कि हम नीच हैं। बड़ा ही मार्मिक कहानी है। कुएं पर किसी के आने की आहट होती है। उसी समय कुएं पर किसी के आने की आहट होती है। यह आहट हुई और गंगी की छाती धक धक करने लगी कि कौन आ गया, कहीं देख ले तो गजब हो जाएगा। एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही साउंड सुनी वैसे ही वह क्या की, झुककर एक वृक्ष के साये में जाकर खड़ी हो गई, छुप गई। कब इन लोगों को दया आती है कि किसी पर बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए तो कि उसने बेगार ना दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कहते हैं कि एक महंगू, देखे 4 कैरेक्टर आया। अभी ठाकुर तो है ही, ठाकुर का नाम नहीं है, सिर्फ ठाकुर है। साहू जी है, जंगंगू है, जोखू है, और आपका यहां पर किसका नाम आया? महंगू। महंगू एक बेगार करने वाला एक वर्कर है
और इसको इतना मारता है ये लोग कि बोलता महीना तक उसका मुंह से थूक के जगह में खून ही निकलता है। किस कारण से? तो उन्होंने बेगार मांगा था, यानी कि अपने काम के बदले पैसा मांगा था, जिस पैसे को इन्होंने नहीं दिया। और कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। वो जो आवाज आया था यहाँ पर आने की आहट, तो कुएं पर कुछ स्त्रियां पानी भरने आई थी। इसमें बात हो रही थी कि खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। कुछ स्त्रियां आती है और स्त्रियां आपस में चर्चा करती है। ये आपस में चर्चा करती है और कहती है कि जब खाना खाने का समय हुआ तब कहते हैं कि ताजा पानी कुएं से लेके आओ। कहती है कि स्त्री जो महिलाएं हैं वो बैठी हुई है तो इन लोगों को जलन होती है, बैठे देखकर मर्दों को जलन होती है। यहाँ पर समाज में महिलाओं का जो रोल है उसके बारे में भी दिखाने का कोशिश किया गया है कि एक महिला किस प्रकार से कितनी छोटी समझी जाती है और किस प्रकार से उसका काम के प्रति भी उसका शोषण होता है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते हैं, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये भी छीन झपट कर ले ही लेती हो, और लौंडिया कैसी होती है। यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा है कि आपस में वो लोग बात करते हैं और वही बात करती है, मत लजाओ दीदी, मत लजाओ दीदी, छीन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के यहाँ घर कर देती तो इससे कहीं आराम में रहती। ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह सीधा नहीं होता। ठाकुर के यहाँ काम करने वाली कुछ महिलाओं का आपस में जो है वह चर्चा होता है, और उसी चर्चा के दौरान वे लोग बताती हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर काम लिया जाता है और इस प्रकार से काम और कहीं और करते, किसी और स्थान पर करते तो मेहनताना भी अच्छा मिलता, और साथ साथ में क्या होता कि आराम करने का समय भी मिलता। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, कोई आराम करने का समय नहीं है। कितनों काम करो फिर भी कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता है। कितनी विडंबना है, ये चीज को देखेंगे। सीधा मुंह बात तक कोई नहीं करता है। दोस्तों, दोनों पानी भरकर चली जाती है, दोनों महिलाएं जो है वह पानी भरकर चली गई। तब गंगी वृक्ष की छाया से निकलती है और कुएं की जो ऊपरी भाग होता है, जगत जिसको बोलते हैं, के पास आती है। बेफिक्रे चले गए थे वे लोग। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। ठाकुर भी चले गए थे सो जाने, और जो वहां पर गप्पे लड़ा रहे थे वे लोग भी चले गए थे। महिलाएं भी पानी भरकर चली गई थी। ठाकुर भी दरवाजा बंद करके अंदर आंगन में सो गई। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली कि किसी तरह मैदान तो साफ हो गया है। अमृत चुरा लेने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझबूझ न रखा होगा जितनी गंगी ने यहाँ कोशिश किया गया। एक व्यंग है कि अगर कोई अमृत भी चुराने जाता होगा ना तो इस प्रकार का सूझबूझ और समय नहीं रखा होगा जैसा कि गंगी यहाँ पर रखती है। अमृत चुरा लाने से जो राजकुमार को सूझबूझ नहीं था उससे भी गंगी ज्यादा था। गंगी दबे चोरी छुपे कुएं की जगत पर चढ़ी और विजय का एहसास कर रही थी कि अब हम पानी लेके जा सकते हैं। इससे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा जैसे कि कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। बड़ा ही विचित्र बात है। वो पानी लेने के लिए इस प्रकार की नजर से देख रही थी कि जैसे कोई शत्रु जो है आक्रमण करने के लिए देख रही हो, उस प्रकार से। अगर इस समय वो पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी का रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं है। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दी धड़ाम। अब यहां पर देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि गंगी सभी को जाने देती है। जो बेफिक्रे लोग हैं उन लोगों को भी जाने देती है
सब जब चले जाते हैं, दो महिलाएं जो पानी लेने के लिए आई है वे भी चली जाती हैं पानी लेके। ठाकुर भी घुस जाता है अपने घर सोने के लिए। उस समय दबे पांव आती है कि एक घड़ा पानी हम किसी तरह से ले लेंगे, और वह इस दौरान इस घड़े पानी के लिए कितना इंपॉर्टेंस रख रहा है यह पानी, एक घड़ा पानी, कि उसके लिए वह लग रहा है कि किसी शत्रु के किले पर चढ़ाई कर दी है और विजय मुद्रा में अपने आप को देख रही है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि वह जैसे ही घड़ा उतारती है उसी समय घड़ा डूबता है, और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि जरा भी आवाज न हुई हो। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारता है और घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचता है। जैसे कोई बड़ा पहलवान किसी चीज को बहुत स्पीड खींचती है, उसी प्रकार से गंगी उस घड़े को खींच रही है कुएं से कि जल्दी जल्दी। पहलवान भी इतनी तेजी से नहीं कि गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत रखे। एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। कुएं के ऊपर जगत में जो है वह घड़ा को रखी ही थी कि ठाकुर का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा, बोलता शेर का खुला मुंह भी इससे अधिक भयानक नहीं होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई और रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देने लगी। कितना बेहतरीन ढंग से लिखा गया है कि डर के मारे घड़ा रस्सी हाथ से छूट जाता है, और वह रस्सी हाथ से छूट जाती है तो घड़ा फिर से कुएं में गिर जाता है और बहुत जोर से आवाज करता है। ठाकुर उधर से आवाज देता है, कौन है, कौन है? पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। गंगी जगत के ओर से भागी जा रही थी। वह भागते भागते इतना स्पीड हो गई कि वह सीधे घर पहुंची, और घर पहुंच के देख रही है कि इसका जो जगत है, यानी कि जो जोखू है, वह वही गंदा पानी लोटे में लगाए मुंह से पी रही है। ठाकुर का कुआं किस प्रकार की कहानी है? तो पहला बात होता है यह सामाजिक कहानी है। दूसरा है कि किस समाज के किस के तो छुआछूत को प्रहार की है, छुआछूत को प्रहार की गई है इसमें। तीसरा है कि पानी के महत्व को समझाया गया है। चौथा है कि मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, जैसा कि हम लोग देखें मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, लेखक कौन है कहानी के, यह भी पूछा जा सकता है। और भी इस तरह के कई प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों, हिंदी और खोरठा दोनों की ही क्लासेस यहाँ पर होंगी, और जो आप लोगों को सुविधा मिले उसके आधार पर आप लोग अपना क्लास करें। जो दोस्त खोरठा लिए हैं उनके लिए भी वीडियोज अपलोड होंगे, लाइव क्लासेस होंगी। चलिए आज का सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।